एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें बाकी और रूमीना को दिखाया जाता है, जिसमें रूमीना बाकी से कह रहा होता है तुम उसे हरा दोगे। बाकी इसके जवाब में कहता है किसे? उस जंगली को? मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। ये जो पिकल है ये दुनिया में सिर्फ एक ही है, इसीलिए इसका जिंदा रहना इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर रूमीना कहता है मैंने सुना है कि वो टीरेक्स से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर बाकी कहता है मैंने भी यही सुना है। रूमीना कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम 100 किलो के प्रेइंग मेंटिस से लड़ चुके हो, तो फिर इससे क्यों नहीं लड़ना चाहते बाकी? फिर बाकी कहता है रूमीना तुम मुझे ठीक तरह से नहीं जानते, मुझे इस दुनिया का बेस्ट फाइटर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस एक बार अपने डैड को हराना है, वो इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान जो है। फिर अगले सीन में हमें पिकल को दिखाया जाता है जो परेशान होता है बार बार ये सोच के कि यूजिरो हानमा ने कैसे उसे ज़मीन पर पटक दिया। आज तक कोई भी डायनासोर उसे इतनी कड़ी टक्कर नहीं दे सका। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सीकिंग रेसो को देखते हैं जो अपनी कुंफू टेक्निक का यूज़ करते हुए ईंटों की लाइन में से किसी बीच की ईंट को तोड़ रहा होता है बाकी ईंटों को तोड़े बिना। और ये सब देख के बाकी सब हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे बाकी भी होता है जो ये सब देख रहा होता है। फिर अगले सीन में हम बाकी को देखते हैं जो सीकिंग रेसो से कह रहा होता है प्लीज़ मुझे कुंफू सिखा दीजिए। इसके जवाब में सीकिंग रेसो कहता है कि मुझे तुम पे कोई दिलचस्पी नहीं है। सच कहूँ तो पिछले कुछ दिनों से मुझे किसी चीज़ पे दिलचस्पी नहीं है और मेरा काम पे भी ध्यान नहीं। ये सब सिर्फ एक ही इंसान की वजह से हो रहा है और उसे तुम जानते हो, वो जो जुरासिक पीरियड से आया इंसान। इसके जवाब में बाकी कहता है पिकल, तो सीकिंग रेसो कहता है हाँ वही इंसान। फिर बाकी कहता है पर रेसो पिकल तो? फिर सीकिंग रेसो कहते हैं कि हाँ जानता हूँ मैं, पिकल का जिंदा रहना मानव जाति के लिए बहुत ज़रूरी है और ये अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। और ये भी जानता हूँ कि पिकल से लड़ना मतलब अपनी मौत को दावत पर बुलाना, पर मैं उसके लिए भी तैयार हूँ क्योंकि किसी से लड़ना मेरे लिए प्यार करने जितना ज़रूरी है। सुकून मिलता है मुझे इससे। मैं उससे लड़ने के लिए तड़प रहा हूँ क्योंकि डायनासोर के युग से आए हुए इंसान की ताकत देखना चाहता हूँ मैं। 4000 सालों से चलती आ रही हर टेक्निक जानता हूँ मैं और मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो मेरा मुकाबला किस तरह से करता है। फिर बाकी बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे मना कर दिया। पिकल पिकल पिकल, जिसे देखो वो पिकल की ही बातें कर रहा होता है। पूरा जापान भी उसी की बात कर रहा होता है। अब तो पिकल भी परेशान हो गया होगा लोगों से। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर एल्बर्ट पेन, कैप्टन और तोकुगावा आपस में बातचीत कर रहे होते कि पिकल ने 1 महीने से कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पर जिंदा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पिकल को जिंदा रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर एल्बर्ट पेन कहते हैं कि ये अपने ज़माने का एक महान शिकारी रहा है। ये अपने शिकार को खुद मार कर खाना पसंद करता है। ये तब तक नहीं खाएगा जब तक कि अपने शिकार को खुद ना मार ले। पर इस जोरासिक फाइटर से लड़ेगा कौन? पहले हमने स्पेन के सबसे ताकतवर बुल को मंगाया, फिर कामाचाटका के सबसे बड़े भालू को और यहाँ तक कि शेर को भी मंगाया, लेकिन तीनों जानवर कोने में शांति से बैठे पिकल को देखकर भाग गए। पर अब भी एक जानवर बाकी है जिसे हम इसके सामने अभी तक नहीं लेकर आए। फिर इसके जवाब में तोकुगावा कहता है पर उसे लाने में बहुत खर्चा है क्योंकि उसकी प्रजाति भी अब विलुप्त होने के कगार पर है। फिर एल्बर्ट पेन कहते हैं कि उस जानवर की प्रजाति से ज़्यादा पिकल का जिंदा रहना जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि पिकल के सामने साइबेरियन टाइगर लाया जाता है और पिकल उसे एक ही झटके में मार देता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि रिपोर्टर एल्बर्ट पेन से ये पूछ रहे होते हैं कि साइबेरियन टाइगर विलुप्त होने के कगार पर है, फिर भी एक टाइगर पिकल के हवाले कर दिया गया सिर्फ उसका पेट भरने के लिए। फिर एल्बर्ट पेन कहते हैं कि पिकल का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सब ये बात समझें कि पिकल का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। पिकल ने आज 1 महीने बाद कुछ खाया है। पिकल को जिंदा रखने के लिए हमें उसे कुछ भी खिलाना पड़े तो हम उसे खिलाएंगे। मैं जानता हूं कि दुनिया में बहुत ही कम साइबेरियन टाइगर बचे हैं और मुझे इस बात का दुख भी है, लेकिन इस वक्त साइबेरियन टाइगर ही एक ऐसा जानवर है जो पिकल की भूख मिटा सकता है। और मुझे खुशी है कि दुनिया में 500 साइबेरियन टाइगर बचे हैं। हमें खुश होना चाहिए, वो हमारे किसी काम आ रहे हैं। वो सभी टाइगर खा जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया में एक प्रजाति कम होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। पिकल का जिंदा रहना किसी भी जानवर की प्रजाति से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया के सभी बड़े इंटेलेक्चुअल कंजर्वेशन ग्रुप्स प्रोफेसर की इस सोच पर नाराज़गी जता रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीकिंग रेसो तोकुगावा से कह रहा होता है कि उस जंगली के लिए खाना नहीं मिल रहा है ना। सुनने में आया कि वो उसी जानवर को खाता है जो उस पर हमला करने की हिम्मत रखता है। फिर तोकुगावा कहता है कि यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, हम जिस भी जानवर को उसके सामने लाते हैं वो सब डर के मारे भाग जाते हैं, यहाँ तक कि शेर भी उससे लड़ने से डरता है। फिर सीकिंग रेसो बोलते हैं तोकुगावा से कि सुनिए तोकुगावा, मैं उसका खाना बनने के लिए तैयार हूँ। मैं सोच समझ कर ये फैसला ले रहा हूँ।
मैं पिकल का अगला शिकार बनने के लिए तैयार हूँ। फिर टोकुगावा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कहते हैं मैं तुम्हें उसका शिकार नहीं बनने दे सकता रेत्सु। फिर शिकिन रेत्सु कहते हैं तो क्या आप उसे भूखा ही रखेंगे, उसका मिलना तो किसी चमत्कार से कम नहीं है ना। फिर टोकुगावा कहते हैं इतना आसान नहीं है, मैं किसी इंसान को उसका शिकार बनने नहीं दूंगा। फिर शिकिन रेत्सु कहते हैं माफ कीजिएगा सर, क्या आपको लगता है रेत्सु इतनी आसानी से उसका शिकार बन जाएगा? हो सकता है वो मुझे अपना शिकार बना ले, लेकिन मैं उसे खुद को इतनी आसानी से खाने नहीं दूंगा। अब मान जाइए सर। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि कैप्टन और टोकुगावा एल्बर्ट पेन को पिकल और शिकिन रेत्सु की फाइट के लिए कन्विंस कर रहे होते हैं और कहते हैं मान जाइए ना सर, वो अपनी मर्जी से खुद को पिकल के हवाले कर रहा है, उसे कुछ नहीं होगा। शिकिन रेत्सु जैसे ही फाइटिंग एरिना में एंटर होता है तो उसके कदमों की आहट से पिकल उठ जाता है। पिकल उसे देखते ही समझ गया कि इसके साथ जंग आसान नहीं होगी। फिर शिकिन रेत्सु कहते हैं मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें कांटे की टक्कर दूंगा। फिर शिकिन रेत्सु चुनौती देते हुए पिकल को कहता है मैं तुम्हारे इलाके में हूँ। फिर पिकल उसे जोर से एक हाथ मारता है तो शिकिन रेत्सु जोर से जाके बैरियर से जा लगता है। शिकिन रेत्सु समझ जाता है कि इसे ताकत से हराना बहुत मुश्किल है। फिर जैसे ही पिकल उसकी ओर दौड़ के आगे बढ़ रहा होता है तभी रेत्सु एक किक मारता है उसके चेहरे पर और उसके टांग पे लात मार के उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर उसके चेहरे पे और एक किक मारता है। फिर पिकल जमीन से उठ खड़ा होता है और उसकी किक का उस पर कोई असर नहीं होता है। फिर दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। शिकिन रेत्सु उसके चेहरे पर लगातार बहुत सारे किक मारते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने इसके चेहरे पर 6 किक मारे, इसका दिमाग हिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये खड़ा कैसे है। फिर पिकल गुस्सा हो जाता है और वो शिकिन रेत्सु के चेहरे पर मारता है और उसको पकड़कर उसके कंधे का मांस खाने लगता है। फिर शिकिन रेत्सु उसके चेहरे पर मुक्का मार के पीछे हो जाता है और कहता है कि मेरी मुक्कों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा और ये मेरा मांस खा रहा है। फिर शिकिन रेत्सु गुस्से से कहता है कि तेरी ये हिम्मत, तू मेरा मांस खाकर रो रहा है। फिर जैसे ही शिकिन रेत्सु अपने किक से पिकल पर हमला करता है तो पिकल अपने हाथ से शिकिन रेत्सु को मारकर जमीन पर पटक देता है और शिकिन रेत्सु का बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है। फिर शिकिन रेत्सु कहता है कि मेरी टेक्निक, मार्शल आर्ट, स्किल्स, 4000 सालों से चली आ रही टेक्निक का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। ऐसी दुनिया हो ही नहीं सकती जहाँ पर मार्शल आर्ट काम ना आए। बस बहुत हो गया, अब मैं वो टेक्निक यूज़ नहीं करूँगा, मैं और मार्शल आर्ट की बेइज्जती होते नहीं देख सकता। शिकिन रेत्सु, ये नाम मुझे मेरे मास्टर ने दिया था और ये नाम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब इसु रेत्सु इसे बचाएगा। इसु नाम मुझे अपने माता पिता ने दिया था। ये है विंड मिल पंच, उसने अपना टेक्निक, प्लान, स्किल, स्ट्रेटजी सब कुछ त्याग दिया। उसके इमोशंस उस पर हावी हो गए थे और ये उसका लास्ट हथियार था। ना ही उसकी टेक्निक ना ही इमोशन काम आ रही थी। पिकल को कुछ नहीं समझ आ रहा था, वो लड़ रहा था क्योंकि उस पर हमला हुआ था। रेत्सु ने जैसे कहा था उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन उस मार का पिकल पर कोई असर नहीं हुआ। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने वादा किया था कि मैं टेक्निक और स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा। फिर से, हाँ, फिर कर दिया। फिर रेत्सु की अंतरात्मा उसे आवाज़ लगाती है, रेत्सु, इतने पत्थर दिल कब से बन गए? फिर शिकिन रेत्सु पीछे मुड़ के दिखता है और बोलता है कौन हो तुम? फिर रेत्सु की अंतरात्मा बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, मैं तुम हूँ, शिकिन रेत्सु। मैं ही हूँ तुम्हारा लक्ष्य, तुम जिंदगी में मेरी तरह ही बनना चाहते हो। मैं हूँ शिकिन रेत्सु। ये अच्छा नहीं हुआ, तुम मार्शल आर्ट्स की इज्जत बचाने के लिए मार्शल आर्ट्स छोड़ के विंडमिल पंच इस्तेमाल करने लगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मार्शल आर्ट्स तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है, खुद पर भरोसा रखो, उन 4000 सालों का बोझ खुद पर मत लो। अपने आर्ट को बचाने की चिंता मत करो, खुद के लिए लड़ो और कभी अपने आप को किसी से कम मत समझना। फिर शिकिन रेत्सु कहता है अपने आर्ट पर भरोसा, मैं अपने लिए लड़ूंगा, अपनी काबिलियत पर कभी शक नहीं करूंगा। और फिर शिकिन रेत्सु पिकल को मारकर जमीन पर गिरा देता है और एपिसोड 3 यहीं पे एंड हो जाता है।